दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और रिसेंटली मैंने काफ़ी टाइम लगा लिया इस वीडियो को डालने में, इस पार्ट को डालने में, पर मेरी गलती कोई ना है भाई। मैंने लाइक एम्स रखे थे, आपने कंप्लीट नहीं करे। और अगर आप 5 घंटे का एपिसोड चाहते हो तो इस वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट कर दो। और अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। वीडियो में हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हमारे रोलैंड के राज्य में ओटो नाम का एक बंदा आया था, जो कि पड़ोसी देश का एक अच्छे घर का बंदा है। और वो वहाँ पे सिंपल बन के घूम रहा था और उसको धर लिया भाई सैनिकों ने, यानी कि पुलिस वालों ने धर लिया। तो उसको लेकर राजकुमार के पास लेके आए हैं और फिर उसके बारे में पूरी जानकारी निकाली है। और फिर प्रिंस उसे सब कुछ बता रहा है, जो भी अभी हो रहा है चर्च के बारे में, बाकी सारी चीज़ें वो बता रहा है उसे। अब यहीं से हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ओटो को कुछ नहीं पता है। वो बस ये सोच रहा है कि जो टिमोथी है, टिमोथी से तो रोलैंड अच्छा ही है। और यहाँ जब वो पहुँचा है बॉर्डर टाउन में, तो यहाँ की जो डेवलपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी देखा उसने, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो अब स्टोरी हम लोग कंटिन्यू यहाँ ही से करते हैं, जहाँ पे रोलैंड पूरा जो चर्च का ट्रूथ होता है वो रिवील कर देता है ओटो के सामने। ये सुन के ओटो पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो डिवाइन वॉरियर्स और प्योर बिचेस और डीमंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसे अभी मिली है, वो उसके लिए पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भाई चर्च जो है वो अपनी जो रियलिटी है वो बहुत लोगों से छिपा कर रखता है। अब इसके बाद राजकुमार उस जगह जाता है जहां पर एना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो ये चेक करने आया है कि लूसिया ने अपनी जो एबिलिटी है वो कितना प्रोग्रेस कर ली है लोंडिया ने। एना बताती है कि उसने उसके ब्लूप्रिंट के बेसिस पर नई गन के बैरल और इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म को सक्सेसफुली बना लिया है और उसे सुधार भी दिया है। हालांकि उसके जो बनाए गए डिज़ाइन हैं अभी भी अपग्रेड किए जा सकते हैं। प्रिंस उसकी हार्ड वर्क के लिए उसे भाई प्रेज करता है कि बहुत बढ़िया भाई, तू तो छा गई भाई बेड में भी और और वो कहता है कि लिमिटेड थियोरेटिकल नॉलेज के बावजूद उसने प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में अमेजिंग रिजल्ट दिया है। भाई बंदी को तुम ये कुछ एआई के हिसाब से ही हो गया, तुम्हें बस टेक्स्ट देना है वो इमेज बना देगा, तुम्हें टेक्स्ट देना है तुम ये बना दोगे। तो ब्लूप्रिंट भी उसी हिसाब से आने के लिए है। उसे कॉन्फिडेंस है कि एक दिन एना उसकी अचीवमेंट को भी सरपास कर देगी और नेचुरली करेगी, क्योंकि लोंडिया बहुत इंटेलिजेंट है भाई, एआई से अपर है भाई। इसके बाद लूसिया एक्सप्लेन करती है कि स्टील एलॉय के साथ काम करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को अलग करना पड़ता है भाई। इसमें जो धातु होती हैं, जितनी भी धातु होती हैं उसमें मिक्स होता है। जैसे अब मान के चलो पेट्रोल का मैं एग्जांपल दूं, तो पेट्रोल जो होता है उससे पहले वो बस कीचड़ सा होता है, काला सा, ठीक है, रो जो होता है। उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं तो उसी में से सभी तेल निकलते हैं। जैसे कि अब पहले तो मिट्टी का तेल भी होता था, मिट्टी का तेल बिल्कुल लो ग्रेड का होता था। पहले तो निकलेगा वो जहाज़ों वाला हाई ग्रेड का, फिर उसके बाद भाई हाई क्वालिटी के सारे निकल जाएंगे। फिर पेट्रोल के भी ग्रेड होते हैं, पेट्रोल निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा, डीजल के बाद फिर पता नहीं कौन कौन से तेल निकलते हैं भाई। चलो छोड़ो, इसे छोड़ो, स्टोरी में वापस पहुंचते हैं। राजकुमार उसकी नोट्स देखता है और इम्प्रेस हो जाता है भाई, क्योंकि वो भी काफ़ी पढ़ाकू होती है। उसने कार्बन कंट्रोल करके हाई क्वालिटी स्टील तैयार किया है और ये तो बस शुरुआत होती है भाई। दोनों लोंडियाँ जो है ना भाई काफ़ी इंटेलिजेंट है भाई, AI प्लस प्लस प्लस। अब उत्तरी खदानों में अब उनके पास मल्टीपल रिसोर्सेज आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है हमारा लोंडा, क्योंकि पास्ट लाइफ में इंजीनियर जो रह चुका है, जिससे फ्यूचर में और भी एडवांस डेवलपमेंट पॉसिबल है। करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अब दूसरी तरह अगाथा नाइट्रोजन प्रोडक्शन पर काम कर रही होती है भाई। ये 400 साल सोई है, पर इसको जागाने के बाद इससे भाई पूरी दिहाड़ी मजदूरी करवा रहे हैं। और अगाथा पे बिल्कुल खुश है भाई कि मैं भाई डेविल्स जो भी होंगे, डीमंस डेविल जो भी होंगे, उनकी ढक की चिक्की करूँगी। और जो सारी होती है वो कंटेनर्स डिज़ाइन कर रही होती है। अब यहाँ पे यार इसमें मैंने इसे कहीं कहीं सारा भी बोला है, कहीं कहीं पे सैरिया भी बोला है। तो ये बेसिकली वो पेंट करने वाली लड़की है। वही राजकुमार सीक्रेटली एक बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने वाला होता है, जो कि होता है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना। भाई बिजली आप लोगों को पता ही हो, तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मून की एबिलिटी से वो चुंबक बना रहा था और बिजली भी पैदा कर रहा था। हालांकि वो सोचता है कि ये लॉजिक से परे है, क्योंकि मैजिक ऐसी चीज़ें पॉसिबल कर देता है जो कि ये साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बट जैसा वर्ड वैसा जैसे लोग वैसा भाई, समझ रहे हो ना। अब रात के समय सभी लोग
कोर्टयार्ड में गैदर होते हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं होता कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है। अब जैसे ही राजकुमार एक बटन प्रेस करता है, अचानक बल्ब ग्लो करने लगता है। अब तेज लाइट देखकर सभी लोग स्टन रह जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। राजकुमार एक्सप्लेन करता है कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये ना हवा से बुझेगा और ना ही इसे बार बार मेंटेन करना पड़ेगा। अब पूरे शहर को इसी तरह की स्टेबल लाइटनिंग मिलेगी। भाई बंदा बिजली बना रहा है और फुल भाई अब फैलाएगा अपनी सिटी में। अब कुछ दिन बाद ठंड के बावजूद शहर में लाइफ स्मूथली चल रही होती है, क्योंकि अब बंदे ने हीटर वीटर भी तो इंस्टॉल करे हैं। लोग स्नो हटाने में बिजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक मार्केट में इलीगल ट्रेडिंग भी बिल्कुल शांति से चल रही होती है। देखो आप जितना मर्जी सुधार लो, कानून सुधार लो, बट जितनी माइंड सेट होता है ना बंदों का, वो वहाँ पे हिट करना बहुत मुश्किल होता है। अब कल को अगर यहाँ पे भगवान भी आ जाए ना और वो बोलें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, अब पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर पॉसिबल होता, अगर हम इंसानों के दिमागों को समझाना या फिर हमको सुधारना इतना आसान होता, तो भगवान भी इतना अवतार लेके, इतने सारे अवतार लेके पृथ्वी पर नहीं आते। चलो अब स्टोरी पे आते हैं। एक रेड के दौरान कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है। जब उन्हें राजकुमार के सामने लाया जाता है तो वो स्ट्रिक्ट टोन में उनसे सच बताने को कहता है कि भाई जो भी है सच बता दे। अब पहला आदमी बताना शुरू करता है कि उसने गेहूं खरीद कर आटा बनाया और उसे बेच दिया। वो कहता है कि वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। हाँ बंदा सही भी है भाई, गेहूं क्यों बेचना भाई, यहाँ पे ना ये बंदा फुल दुकानदार बन रहा है। अब दूसरा आदमी बताता है कि गवर्नमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, इसलिए उसे फार्मर से डायरेक्टली खरीदना पड़ा। तीसरा आदमी एडमिट करता है कि अधिकारियों ने उनका पूरा अनाज खरीदने से मना कर दिया, इसलिए उनके पास इलीगल सेलिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप लोगों को पता हो तो रोलैंड ने कहा है कि जितना भी आप फसल बोओगे उसमें से 70% है या फिर 80% है, मैं अभी भूल चुका हूँ, बट उतना अनाज तुम लोगों से मैं ही खरीद लूँगा और जितना 20-30% रहेगा वो तुम लोगों के लिए भतेरा होगा। अब मान के चलो अगर बंदा 100 क्विंटल या 100 क्विंटल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ भाई, 100 किलो उगा रहा है तो 70 किलो वो ले लेगा, उसके बदले उसे पैसे दिए जाएंगे और अगर अनाज कम हो जाता है तो वो खरीद सकता है, जैसे कि मंडी। अब ये सुनकर राजकुमार समझ आता है कि ये सिर्फ कानून नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि सिस्टम में कोई मेजर खराबी है, क्योंकि भाई सिस्टम हैंग कर रहे हैं ये बंदे। अब सिस्टम हैंग कैसे कर रहे हैं तो वो इस बात का पता लगाता है। यार मैं ना स्क्रिप्ट से हटके बोल रहा हूँ, अब कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट पे जाके बोलता हूँ। कई बार वार्निंग देने के बावजूद भी मेन फूड आइटम्स को प्राइवेटली सेल करना इलीगल है, फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए ये रिस्क लेते हैं। लेकिन राजकुमार की मेन कंसर्न कुछ और ही होती है। उन्हें ज़्यादा चिंता इस बात की होती, भाई स्क्रिप्ट में कुछ ज़्यादा ही इज्जत दे रहे हैं रोलैंड को। उसे ज़्यादा चिंता इस बात की होती है नगर निगम यानी कि सिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं किसानों की सारी क्रॉप क्यों नहीं खरीद रहा। इस इशू को क्लियर करने के लिए राजकुमार सीधा रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करते हैं कि हाँ भाई बता, क्या क्या चल क्या रहा है, ये भंग भरोसा क्या चल रहा है भाई बता। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन करता है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि जो आपके दाम हैं और क्वालिटी हैं उसके हिसाब से हमने बस एडजस्टमेंट किया है। शुरुआत में जो गेहूं होती थी वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, लेकिन प्राइस भी आलमोस्ट सेम ही होता था। लेकिन जैसे ही विंटर शुरू हुआ, सर्दियाँ आई, इनके पछवाड़े में सर्दियाँ शुरू हुई, ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास जो प्रॉपर स्टोरेज है वो था ही नहीं, जिसके कारण जो टेम्परेचर शेल्टर है वो जो अनाज है वो वहीं पे रह गया, जिसकी वजह से उनका जो अनाज था वो ख़राब हो गया। अब कई बार उसमें फंगस भी लग जाती थी। इसलिए राजकुमार, इसलिए हमने मजबूरी में प्राइस जो है वो घटा दिया। नगर निगम के पास जो भी गेहूं आ रहा था वो या तो सूखा था या फिर फंगस लगा हुआ था या फिर गीला था। मेन यही बोल रहा हूँ मैं कि जो अनाज था उसकी क्वालिटी ख़राब होती थी, अब जिसे स्टोर करना पॉसिबल होता नहीं था। अब ये सुनकर येलो हेड आदमी पैनिक हो जाता है और खुद को जस्टिफाई करने लगता है। वो कहता है कि हाफ प्राइस मिलना मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं मिलना है। उसने पूरे साल मेहनत की सिर्फ इतनी कम अर्निंग के लिए, हद है भाई। ये जो रोना है ना भाई, ये इंडिया में भी किसानों के लिए बहुत है भाई। भाई क्या बोलूँ मैं, इतनी कम अर्निंग के लिए भाई इतना कुछ किया, ये उसे ब्लैक मार्केट से भी खराब डील लगती है।
वो आर्ग्यू करता है कि प्रिंस फिक्स्ड और स्टेबल होना चाहिए था। जो प्राइस होता है, ठीक है, प्राइसेस जो होती हैं वो फिक्स्ड और स्टेबल होनी चाहिए थी। तभी एक बुजुर्ग यानी कि हमारा कटप्पा बीच में आता है और उसे डांटता है। वो साहब कहता है कि अगर किसान ने टाइम पर गेहूं बेच दिया होता तो उसे फुल प्राइस मिल जाता। वो उस पर होल्ड करने का आरोप लगाता है कि यानी कि पहले तो होल्ड कर लो। ये इंडिया में होता है भाई, पहले तो सस्ता खरीदो, उसे होल्ड कर लो, ठीक है, जब दाम बढ़ेगा तब बेचो। वो आरोप लगाता है होल्ड करने का और कहता है कि उसके पीछे जो लोग फूड स्टोरेज पर जुआ लगाते हैं ना, जो सट्टेबाजी करते हैं, वो भाई गलत चीज़ है। वो इसलिए करते हैं ताकि बाद में वही अनाज 3 से 4 गुना ज़्यादा प्राइस पर वो बेच सकें। अब राजकुमार दोनों साइड सुनने के बाद डिस्कशन लेते हैं। किसान सोया को, अब इस बंदे का नाम सोया है, ठीक है, सोयाबीन नहीं, सोया है इसका नाम। सोया को गिल्टी ठहराया जाता है क्योंकि उसने जानबूझकर इलीगल सेलिंग की और उसे 10 साल के लिए माइंस में भेजा जाता है। भाई ये सही बात है भाई, यहाँ पे भी ऐसा करना चाहिए भाई, उठाओ इनको और ले जाओ। ये ऐसे इन दीवारों के अंदर ना भाई, हमारे खर्चे पर बनना पालो। हालांकि एक गुड बिहेवियर पर पनिशमेंट रिड्यूस हो सकती है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा हुआ तो पनिशमेंट कम हो सकती है। अब गंजे व्यापारी को भी सजा मिलती है क्योंकि उसने लो क्वालिटी ग्रेन से ब्रेड बनाकर बेची। उसे भी 10 साल की सजा और अपने प्रॉफिट का 3 गुना फाइन देना होगा। अब यहाँ पे ये क्लोज होता है। उसके बाद राजकुमार रिप्रेजेंटेटिव को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ये पूरा डिसीजन पब्लिक नोटिस के तौर पर बुलेटिन बोर्ड पर लगाया जाए ताकि सभी सिटीजन सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन रिपीट ना हो, और अगर होगी तो तेरी भाई हालत बुरी होगी। अंत में राजकुमार अपने नाइट से पूछते हैं कि क्या सच में बेड ने ही इन लोगों को पकड़ा था। बेड यानी कि वो पुलिस वाला बंदा। नाइट कंफर्म करता है, और लेकिन साथ में ये भी बताता है कि बेड शायद इस बार थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया था। जब वो इन बंदों का पीछा कर रहा था, लोंडे के पास ना तो यूनिफॉर्म थी और वो उसे पीट भी रहा था। नाइट कार्टर बताता है कि वो बाद में बेड को इस बिहेवियर के लिए डांटने वाला है, लेकिन प्रिंस उसे रोकते हुए कहता है कि बेड को स्कोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसके काम के लिए एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। दरअसल बैट जो है वो इस बार प्लेन क्लॉथ में एक अंडर कवर ऑफिसर की तरह काम कर रहा था। क्या बात है, इससे साफ पता चलता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्रिमिनल्स कौन है और उन तक कैसे पहुंचना है। उसका एक्सपीरियंस, सड़कों की अंडरस्टैंडिंग और इन्वेस्टिगेशन में नेचुरल इंटरेस्ट, इन सब ने उसके अप्रोच को काफ़ी इफेक्टिव बना दिया है। राजकुमार अब सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि फ्यूचर में बेड को पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में शामिल किया जाए, क्योंकि उसके स्किल्स वहाँ बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेमिस की डीप टनल में, जहाँ पे एक आर्क बिशप एक मिस्टीरियस जादूगरनी के साथ मौजूद है। भाई इनकी भैंस की यार जब देखो तब लगे रहते हैं भाई। ये उस जगह पर उसका पहला एक्सपीरियंस है और वो सोचता है कि क्या सच में पोप उसे यहाँ भेजना चाहते भी थे या फिर नहीं। जादूगरनी उसे रिसीवर करती है और कहती है कि चर्च के लिए उसकी लॉयल्टी और हार्ड वर्क को देखते हुए पोप उसे पूरा ट्रस्ट करते हैं। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि पुराने रूल्स अब आने वाले वॉर के लिए इनफ नहीं है। अब समय आ गया है, ईश्वर की इच्छा सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि हर बिलीवर को इंस्पायर करे ताकि वे फाइनल बैटल के लिए तैयार हो सकें। लेकिन आर्क बिशप इस चेंज को लेकर थोड़ा अनईजी महसूस करता है। उसे याद है कि जो नई नियुक्तियों में ही लोगों को प्योर जादूगरनियों के एक्सीडेंट्स को एक्सेप्ट करने में कितना समय लगा था। अब खास तौर पर 2 लोगों जैसे कि डिवाइन आर्मी के एक मेंबर और कोर्ट के एक अधिकारी का जिक्र करता है, जिन्होंने ये सब मानने में काफ़ी स्ट्रगल हुई थी। देखो चर्च के लोगों के अंदर वाले बंदों को तो पता है कि उनके चर्च में प्योर जादूगरनियाँ हैं, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं है कि ये जादूगरनियाँ और चर्च का इतिहास क्या है। जो कि वो बताया था ना उसने, वो पेंटिंग्स लगी थी, तो हमारी जो जादूगरनी एलिस जो थी वो उसी ने चर्च बनाया था। तो बाहर के लोगों को या फिर बाहर के जो समर्थक हैं उनको नहीं मालूम।
तो उन्हें समझाने के लिए काफी दिक्कत होती है। जादूगरनी जवाब देती है कि अगर जो प्योर जादूगरनियां नहीं होती तो चर्च अपने बड़े मिशंस को पूरा ही नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। वो ये भी हिंट देती है कि जादूगरनियां सिर्फ पावर ही नहीं देती बल्कि अलग अलग तरीकों से लोगों को रिलीफ भी दे सकती हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिर साइकोलॉजिकल। ये बात सुनकर आर्क बिशप विजुअली अनकंफर्टेबल हो जाता है और तुरंत उसे ऐसे टॉपिक्स बंद करने के लिए कहता है, खासकर अपनी उम्र का हवाला देते हुए। आखिरकार वे टनल के लास्ट चैम्बर तक पहुंचते हैं जहां एक वियल पहने हुए रहस्यमय जादूगरनी उनका इंतजार कर रही होती है, और यहीं पर सीन एक खतरनाक चीज पर खत्म हो जाता है। यानी कि क्या होने वाला है आगे, चलो देखते हैं दोस्तों। वो जादूगरनी उन्हें बताती है कि पोप इस समय मैजिकल स्टोन के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और वो वार्निंग देती है कि अगर वे कोई डिवाइन स्टोन साथ लाए हैं तो उसे फटाफट जमा कराना होगा, क्योंकि ये अंदर चल रहे मैजिक प्रोसेस में डिस्टरबेंस डाल सकता है। अब उनकी मर्जी हो या फिर ना हो, बस भाई दिल पर पत्थर मन पे पत्थर रखने के बाद टाइफून अपना डिवाइन जेस्टिन स्टोन सौंप देता है। इसके बाद पोप के चैम्बर का दरवाजा खुलता है। अब जैसे ही अंदर वो एंटर करता है उसकी मुलाकात मेन से होती है, या यूं कहें वो एक्चुअली में जीरो है जो मेन का फॉर्म लेकर बैठी है। मेन पहले ही टपक चुका है। अब जो फेक मैन होता है वो उसे कैजुअली बैठने को कहता है, और लेकिन टाइफून उसे मना कर देता है। वो फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना चाहता है क्योंकि वो चर्च रूल से बंधा हुआ है। मैन उसे रिमाइंड करता है कि ये एक ऑर्डर है। आखिरकार टाइफून बैठ ही जाता है भाई। दोनों आमने सामने बैठते हैं और डिस्कशन शुरू होता है। टाइफून रिपोर्ट करता है कि उसने 3 जादूगरनियों को कैप्चर किया था, क्योंकि उसे हर जादूगरनी को पकड़ने का आदेश मिला था, लेकिन उनमें से एक भागने में सक्सेसफुल हो गई और भागते समय उसने पूरे स्क्वाड को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, जो ये जो बात कर रहा है वो बात है यहाँ पे लाइटनिंग और नाइटिंग और दूसरी जो वो थी, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तब से उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। इस घटना में उन्होंने अपने 16 फॉलोअर्स खो दिए, जिनमें से 4 डिवाइन पनिशमेंट आर्मी के ट्रेनी से। वो वार्निंग देता है कि अगर ऐसे कांड हो बार बार हुए तो सोल्जर मिशंस में जाने से डरने लगेंगे। मैंने उसे समझाता है, समझाता भी है क्योंकि ये एक्चुअली में तो जीरो ही है, पर मैं यहाँ पे समझाता ही यूज करता हूँ। मैन उसे समझाता है कि कॉम्बैट टाइप जादूगरनियां बहुत रेयर होती हैं और ज़्यादातर फॉलन जादूगरनियों में रेजिस्ट करने में की पावर नहीं होती, इसलिए ऐसे केसेस बार बार होने की संभावना बिल्कुल कम है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि हर कैप्चर जादूगरनी फ्यूचर में 2 डिवाइन सोल्जर बनने के पोटेंशियल रखती है, जो भी चर्च को अर्जेंटली चाहिए। अब हर्म्स की बाउंड्री पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और डीमन से लड़ने के लिए चर्च को ज़्यादा सोल्जर की ज़रूरत है। इसलिए वो टाइफून मेन के इस काम और प्रैक्टिकली एटीट्यूड को देखकर हैरान होता है। उसे लगता है कि पोप बनने के बाद वो पहले से ज़्यादा मैच्योर और रणनीति बनाने वाला हो गया है, लेकिन एक्चुअली में बात तो हम लोगों को पता ही है, वो मेन तो है ही नहीं। फिर वो कुछ गुड न्यूज़ भी शेयर करता है। वो कहता है कि बुलफर्ट और अरिस्टा के ज़्यादातर लोग अब चर्च का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ सिटीज़ में अभी भी भाई बवाल चल रहा है, पर इंटरनल विंटर हमेशा की तरह कमज़ोर और भसड़ वाला बना हुआ है। वो आगे बताता है कि होली सिटी के रिसोर्सेज अगली समर तक डबल होने की उम्मीद है और डिवाइन टेम्पल का साइज भी काफ़ी बढ़ेगा। साथ ही डॉन एम्पायर में रियोट्स शुरू हो गए हैं, क्योंकि रॉयल कोर्ट ने चर्च फॉलोअर्स पर एक्शन लिया है। नोवेल्स के प्रेशर के बावजूद टाइफून को भरोसा है कि चर्च सपोर्टर्स विंटर के अंत तक टिके रहेंगे। ये रिपोर्ट सुनकर मेन सेटिस्फाई दिखता है और अनाउंस करता है कि अगले साल की जो रणनीति होगी वो चेंज कर दी जाएगी। मेन आगे अनाउंस करता है कि डाउन एम्पायर को अभी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया जाएगा और उसके बाद हैंडल किया जाएगा। लेकिन टाइफून अपने सीनियर को रिमाइंड करवाता है कि चर्च के ज्यादातर रिसोर्सेज फिलहाल डाउन एम्पायर पर ही फोकस्ड हैं। अगर उन्हें ग्रे कैसल की तरफ शिफ्ट करना है तो इसके लिए बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने इस बात को तुरंत काउंटर करता है और कहता है कि ग्रे कैसल पहले ही प्रैक्टिकली कोलैप्स की स्थिति में है और रॉयल डिक्रीज और बर्जर्कर पील्स के डिस्ट्रीब्यूशन ने अपना काम कर दिया है, जिससे पूरा किंगडम कैओस में चला गया है। अब इसके उलट डाउन एम्पायर की प्रॉब्लम्स इंटरनल हैं। वो खुद अपनी
जो अंदरूनी जो झगड़े हैं उनकी वजह से गिर रहा है, इसलिए ये सिर्फ टाइम की बात है और वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैन के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है वेस्टर्न रीजन का रोलैंड बिम्डन। अरे भाई हमारा एमसी आ गया मैन की। पिछले 1 साल में उसने रोलैंड पर डिटेल्स रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं और रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग है। रोलैंड के खिलाफ हर ऑपरेशन फेल हुआ है, चाहे वो चर्च ने किया हो या टिमोथी ने या फिर अलग अलग जो ड्यूक्स थे उन्होंने किया हो, सब फेलियर ही हुए। उतने बड़े नहीं लगते, लेकिन अब जब उन्हें पैटर्न की तरफ देखा जाए तो सिचुएशन अलार्मिंग हो जाती है। पहले तो उन्हें लगा नहीं था, बट बड़ा खतरा है भाई। रोलैंड बिम्बनम ने अब तक एक भी बैटल नहीं आ रही है, उसकी लगातार विक्ट्रीज, बढ़ती मिलिट्री पावर और एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस, ये सब उसे तेजी से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मेन वार्निंग देता है कि अगर रोलैंड को 1 साल और मिल गया तो वो पूरे ग्रे कासल पर कंट्रोल कर सकता है और करेगा भी लौंडा यार। और अगर ऐसा ही हो गया तो चर्च के लिए उस टेरिटरी को वापस लेना बेहद डिफिकल्ट और कॉस्टली हो जाएगा। अरे यार टेरिटरी नहीं, टेरिटरी टेरिटरी को वापस लेना बेहद डिफिकल्ट और कॉस्टली हो जाएगा। हर्म्स में पहले ही बहुत काम पेंडिंग है। अब यहाँ पे हर्म्स नहीं है, हर्मस है, बट मैं हर्म्स बोल दे रहा हूँ कभी कभी। हर्मस में पहले ही बहुत काम पेंडिंग है और मेन के पास इंटरनल मैनेजमेंट पर फोकस करने का टाइम नहीं है, इसलिए वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे को सौंपने का डिसीजन लेता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जादूगरनियां मेन को बाहर ले जाती हैं। जैसे ही वो हीरिंग रेंज से बाहर जाता है, मेन का इल्यूजन खत्म हो जाता है। असल में वो जीरो थी जिसने ये पूरा सीन रचा था। वो ब्लैक वेल नाम की जादूगरनी को बुलाती है और उसके इल्यूजन स्किल की तारीफ करती है, जो अब भी काफ़ी पावरफुल हो चुका है। ब्लैक व्हेल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो को धन्यवाद देते, रिस्पेक्टफुली, यार क्या बोल रहा हूँ मैं आज, मुझे हो क्या गया है, रिस्पेक्टफुली जीरो को धन्यवाद देती है। अब उसी समय इजाबेला नाम की एक और जादूगरनी कन्वर्सेशन में शामिल होती है। वो कैजुअली रिमार्क करती है कि फोर्थ प्रिंस रोलैंड बिब्डन काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी लगता है और शायद उसके पास डीमंस को हराने के चांसेस चर्च से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ब्लैक बेल तुरंत इसाबेला से पूछती है कि क्या वो चर्च को बिट्रे करने के बारे में सोच रही है। इसाबेला कॉल्मली इस आरोप को डिनाई कर देती है। वो कहती है कि बिट्रेयल जैसी चीज उसे पसंद नहीं है। उसके मुताबिक चर्च का अल्टीमेटम गोल डिवाइन बोर के थ्रू ह्यूमैनिटी को सर्वाइव इंश्योर करना है। अरे यार आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ, इसाबेला जो है वो अच्छी है यार, लोंडिया अच्छी है, एक बात बता रहा हूँ। बट यहाँ पे सीन ऐसा चल रहा है ना कि कहते हैं ना कि ओए उसके साथ मत रहो, बुरी संगत का नतीजा बुरा, ऐसा ही सीन है यहाँ पे। अगर कोई भी यही काम कर सकता है तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है। जीरो तुरंत दोनों को इंटरप्ट करती है और उन्हें चुप करवाती है। वो इजाबेला की बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन साथ ही क्लियर करती है कि डिवाइन वॉर सिर्फ सर्वाइवल के लिए बारे में नहीं है, ये गॉड्स चूजन बनने के बारे में है, ये ईश्वर की अप्रूवल और ब्लेसिंग पाने के बारे में है। जीरो फर्मली डिक्लेयर करती है कि ये युद्ध उसे खुद जीतना होगा। भाई लोंडिया चाहती है कि मैं बनूं, भाई मैं, सब लोग मेरी पूजा करें। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नोबल फैमिली पर। एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी फर्लिन का पिता यानी कि अपने बेटे मीसो से बात कर रहा होता है। यार मीसो कहीं सुना सुना लग रहा है भाई, मीसो सूप। वो पूछा है कि वो कहाँ जा रहा है आर्मर पहने। अब वो कहाँ जा रहा है आर्मर पहने। मीसो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो लॉर्ड टिमोथी के साथ जो कैंपेन है उसे ज्वाइन करने जा रहा है, जो ग्लोरी और सेफ टेरिटरी के लिए शुरू किया गया है। वो एक्सप्लेन करता है कि लॉर्ड मीटी ने वेस्टर्न रीजन के कई नोवेल्स को अपने कैसल में बुलाया और जहां पे उन्होंने किंग टिमोथी का ऑर्डर प्रेजेंट किया। मीटी है, सॉरी लॉर्ड टिमोथी नहीं है, लॉर्ड मीटी है यहाँ पे, मीटी। इस ऑर्डर में प्रॉमिस किया गया है कि जो भी लॉन्गसोंग कैसल को गिराने में मदद करेगा उसे टाइटल और लैंड्स दोनों प्रमोशन के तौर पे भी मिलेगा। मीसो कई बड़े फैमिलीज के नाम गिनाता है जिन्होंने तुरंत सपोर्ट दे दिया। लेडी मेलिकैंड, लॉर्ड केविन और लॉर्ड मोनोआ, यानी कि ये अलग अलग फैमिली से हैं। जैसे कि लॉर्ड मेलिकैंड जो है वो वायरे रोज फैमिली से हैं, लॉर्ड केविन जो है वो मैपल फैमिली से हैं और लॉर्ड मनोआ जो है वो लिम्पिंग वुल्फ फैमिली से हैं। वो अपने पिता से प्रॉमिस करता है कि वो अपने भाइयों से बेहतर परफॉर्म करेगा और फैमिली का नाम रोशन करेगा, झंडे गाड़ देगा। लेकिन उसका पिता तुरंत जैक राइन की जो हार हुई थी उसकी याद दिलाता है।
मिसो इस बात पर ध्यान नहीं देता और कॉन्फिडेंटली कहता है कि इस बार सिचुएशन अलग है। टिमोथी ने उन्हें स्नो पाउडर दिया है जो फोर्थ राजकुमार के वेपन जितना पावरफुल बताया जा रहा है। और हम लोगों को तो पता ही है ये स्नो पाउडर कितनी बड़ी खेत की मूली है भाई। वो ये भी क्लेम करता है कि लॉर्ड मिडी के पास इससे भी ज़्यादा एडवांस वेपन्स हैं। ये मिसो डिक्लेयर करता है कि वॉर जल्द ही जल्द शुरू होने वाला है और वो ग्लोरी हासिल करके वापस आएगा। इसके साथ ही वो निकल जाता है और अपने फैमिली का नाम ऊंचा करने के कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ता है। उसका पिता बस निराश होकर उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। अब यहाँ पे ना जो ये मीसो है, ये मीसो उसी बंदे का भाई है जो कि अगाथा के ये पूजा करते हैं, यानी कि उनका समझ रहे हो ना, वही है, उसका भाई है ये। वो जानता है कि चाहे टिमोथी की आर्मी कितनी भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, रोलैंड के सामने ना वो मुश्किल है भाई टिकना। ठीक है। हाल में रोलैंड से मिलने के बाद उसे ये एहसास हो चुका था कि वो बाकी रूलर से काफ़ी अलग है। वो एक इंटेलिजेंट लीडर है और एक जेन्युइनली काइंड इंसान है। अब वो बूढ़ा आदमी अपने फैमिली के बारे में सोचता है, जिसमें कि फर्लिन, एलिन और लेडी अगाथा ये सभी तो बॉर्डर टाउन में रहते हैं। वो तुरंत अपने बटलर को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह बॉर्डर टाउन पहुंचे और प्रिंस रोलैंड तक ये अर्जेंट मैसेज पहुंचाए। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो कैसे पहुंचे, बस मैसेज जल्दी डिलीवर होना चाहिए। अब यहाँ पे सीन कट होता है, हमें कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रोलैंड पर दिखाया जाता है जो कि क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसे लॉन्ग फोर्टेस में तैनात एम्बेसडर पेट्रो में से एक डिस्टर्बिंग रिपोर्ट मिली होती है। रिपोर्ट के अनुसार वेस्टर्न रीजन के 4 नोबल्स फैमिली ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। रोलैंड को समझ नहीं आ रहा है कि इनके पीछे आखिर कौन बहन का भाई सपोर्ट कर रहा है। नाइट कार्टर बताता है कि यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही होगी। नोवेल्स को शायद कोई नया लीडर या फिर पीछे का सपोर्ट, यानी कि उनके पीछे कोई बैठा होगा जिसने उन्हें पहली बार यूनिट किया है, यानी कि इकट्ठा किया है। आयरन एक्स सजेस्ट करता है कि इसके पीछे टिमोथी हो सकता है, लेकिन रोलैंड को शक है कि चर्च भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ड्रैगन क्लिफ की इस सिचुएशन को देखते हुए रोलैंड को लगता है कि वेस्टर्न रीजन पर बड़ा अटैक बस आने ही वाला है। कार्टर आगे बताता है कि एनिमी के पास अब डिसेंट फायर पावर भी हो सकती है। रोलैंड कहता है कि टिमोथी और चर्च दोनों स्नो पाउडर के बारे में जानते हैं, लेकिन उसे इफेक्टली वेपन में बदलना अभी उन बच्चे हैं, वो उन्हें टाइम लगेगा। फिर भी रोलैंड कंफ्यूज है। उसकी कंफ्यूजन के 2 पॉइंट्स है। पहला, बॉर्डर टाउन लॉन्ग फोर्ट्रेस के सबसे पास है और फिर भी एनिमीज को क्यों लगता है कि फर्स्ट आर्मी को वो हरा सकते हैं। नाइट अपनी ओपिनियन देता है। एनिमी का कॉन्फिडेंस शायद डीमंस मंथ की केओस की वजह से है। रोलैंड ब्लॉक है, मॉन्स्टर के अटैक लगातार हो रहे हैं और इसी कंफ्यूजन को वे एडवांटेज के तौर पे यूज करना चाहते होंगे। अब ये सुनकर रोलैंड तुरंत डिसीजन लेता है। वो एरएनएक्स को ऑर्डर देता है कि फर्स्ट आर्मी वो तैयार करे, 500 सोल्जर के साथ वो अगली सुबह मार्च करे और साथ में 6 कैनल भी ले जाए। वो एरएनएक्स को फुल अथॉरिटी देता है कि वो बैटल फील्ड जो भी करना चाहता है भाई, प्लान जो भी बनाना चाहता है वो अपने हिसाब से कर ले भाई, उनको मारे भाई। अब इसके बाद रोलैंड कार्टर को बॉर्डर टाउन में रुककर डिफेंस संभालने का ऑर्डर देता है। कार्टर को यह डिसीजन पसंद नहीं आता, लेकिन रोलैंड साफ कहता है डीमंस नोवेल से भी बड़ा थ्रेट है और उसकी अब्सेंस में सिटी की सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। इस बार रोलैंड जादूगरनियों को भी अपने साथ ले जाने का प्लान करता है। नाइटिंग तुरंत प्रॉमिस करती है कि वो जहां भी जाएगा वो उसके साथ जाएगी। रोलैंड बताता है कि उसकी ओरिजिनल जो स्ट्रेटजी है वो धीरे धीरे एक्सपेंशन करने की थी, लेकिन ये जो विद्रोह हुआ है अब उसे डायरेक्ट एक्शन लेने का मौका दे रही है। अब वो नोवेल्स की लैंड और मेन पावर दोनों अपने कंट्रोल में लेने वाला है और इस बार अब कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। अंत में सीन वापस एल्टिक फैमिली के बटलर पर आता है जो एक सेलर को कन्विंस कर रहा होता है कि उसे तुरंत बॉर्डर टाउन ले जाए और बदले में उसे अच्छा रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस भी करता है। हालांकि सेलर सीधा जवाब देता है कि इशू पैसे का नहीं है, उसकी बोट एक सिंपल है भाई, और जिस पर बर्फ और ठंड से बचने के लिए कोई कवर भी नहीं है, खुली है। वो समझाता है कि इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में बॉर्डर टाउन तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे और उससे पहले ही वे ठंड से फ्रीज हो जाएंगे। बटलर परेशान होकर पूछता है कि क्या कोई और ऑप्शन है। सेलर बताता है कि इस तरह की डेंजरस जर्नी के लिए सिर्फ कैसल की बड़ी शिप्स जो हैं वो ही सूटेबल होंगी।
अब जैसे ही बटलर होपलेस होने लगता है तभी दूर होराइजन पर एक मैसिव फ्लीट दिखाई देने लगता है। आगे एक बड़ी शिप और उसके पीछे पूरा नेवल फ्लाइट, जिसका लीड खुद प्रिंस रोलैंड कर रहे होते हैं और वो सीधा लोंगसुंग फोर्टेस की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी लाइटनिंग तेजी से आकर प्रिंस को बैटलफील्ड अपडेट देती है। वो बताती है कि एनिमीज मोस्टली रूलर्स कैसल में इकट्ठा हुए हैं और कुछ गार्ड्स अभी भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लगभग 200 एनिमीज हैं और फर्स्ट वॉल ऑलरेडी गिर चुकी है। लाइटनिंग ये भी बताती है कि दुश्मनों के पास मस्केट जैसे वेपन्स हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी रोलैंड की आर्मी से अलग और कम एडवांस लगती है। वो आगे बताती है कि एम्बेसडर पेट्रो अपनी फैमिली पर हुए अटैक से पूरी तरह शेकन है। उसने जल्दी से अपने फादर को कैसल के अंदर सेव कर लिया, लेकिन उसके बाकी फैमिलीज मेंबर को एनिमी ने पकड़ लिया। ड्यूक की वाइफ और बाकी लोगों को मार दिया गया ताकि उन्हें सरेंडर करने के लिए फोर्स किया जा सके। लाइटनिंग कहती है कि उसने पेट्रो को एश्योर किया था कि प्रिंस रोलैंड रास्ते में है, लेकिन पेट्रो ने एक ही रिक्वेस्ट रखी। वो चाहता है कि एनिमीज को खून से सजा भाई नदी बहा दी जाए। ये सुनकर रोलैंड विजिबली अनईजी हो जाता है, क्योंकि नॉवेल्स के बीच एक अनरिटन रूल होता है, किसी ड्यूक या उससे ऊपर के रैंक वाले व्यक्ति को हार्म नहीं किया जाता था। और अब ये सिचुएशन उस रूल को पूरी तरह तोड़ने वाली है। अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। चारों रिवेल फैमिलीज ने नॉवेल्स के उस रूल को तोड़ दिया है। ये सब हनीसगल फैमिली के सपोर्ट और उनके मिस्टीरियस बैकर के ऑर्डर की वजह से हुआ लगता है। प्रिंस रोलैंड तुरंत लाइटनिंग को ऑर्डर पास करने को कहता है, जो कि जादूगरनियां वॉल्स पर फाइट कर रही हैं वे अपनी पोजीशन होल्ड करें। बाकी सभी फोर्स डायरेक्ट रश करके सिटी के अंदर एंटर करें और जल्दी से कंट्रोल लेकर एलाइज को सिक्योर करें। उधर फोर्टेस के सोल्जर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एनिमीज को रोके, लेकिन अटैकर्स लगातार वॉल ब्रीच कर रहे होते हैं। जब डिफेंस फायर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें शॉक लगता है। दुश्मनों के पास बुलेट प्रूफ शील्ड है, उनकी नॉर्मल गन्स लगभग यूजलेस हो जाती हैं। लगता है कि अब एंड करीब है। तभी अचानक जैसे कोई मीटियोर गिरा हो, दो फिगर्स एनिमी लाइन में क्रैश करते हैं। पहली मैगी और दूसरी ऐश। दोनों जादूगरनी यहाँ बैटलफील्ड में एंट्री लेती हैं और इंस्टेंटली सिचुएशन चेंज हो जाती है। सोल्जर्स पहले तो जादूगरनी को देखकर शॉक और स्केयर हो जाते हैं, लेकिन मैगी तुरंत इंजर्ड सोल्जर को नोटिस करती है और एक को उठाकर नाना के पास ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है। एक घायल सोल्जर डिसबिलीव में सोचता है कि क्या सच में जादूगरनी उन्हें बचाने आई हैं। ऐश शांति से जवाब देती है कि हम प्रिंस रोलैंड बिम्बन के ऑर्डर पर आए हैं। ये सुनकर सोल्जर पूरी तरह से स्टन रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बॉर्डर टाउन से यहाँ इतनी जल्दी कैसे ये पहुंच गए। क्या रोलैंड पहले से ही इस अटैक का पता था? लेकिन ऐश के पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। उसके उसके सामने एनिमीज हैं और वो फाइट के लिए रेडी होती है। एनिमी सोल्जर हंसते हैं कि एक अकेली वुमेन वॉरियर को देखकर उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन उनकी हंसी तुरंत रुक जाती है। ऐश अपना मैसिव ब्लेड घुमाती है और एक ही स्विंग में कई सोल्जर कट हो जाते हैं। अब कुछ के हेड यानी कि सिर तक अलग हो जाते हैं। अब बैटलफील्ड का पूरा कंट्रोल बदल जाता है। ऐश लेफ्ट राइट लगातार अटैक करती रहती है और एनिमीज को साफ करती जाती है। जब वॉल का एरिया सिक्योर हो जाता है तो वो एक सोल्जर को ऑर्डर देती है, सभी को वॉल पर रीग्रुप करो, बाद में इवैक्यूएशन होगा। इसके बाद ऐश बिना रुके वॉल से जंप कर जाती है और नीचे खड़े एनिमीज पर टूट पड़ती है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि सोल्जर भाई बिखर जाते हैं। अब सब साफ हो जाता है कि बैटल का आउटकम ऑलमोस्ट तय हो चुका है। अब दूसरी तरफ जो विद्रोहियों को लीड कर रहा था, उसका नाम जैकमी, सिचुएशन देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हनीसगल फैमिली इतनी रेजिडेंस कैसे दे रही है, जबकि पूरे दिन अटैक झेलने के बाद भी वो टिके हुए हैं। फिर भी उसे कॉन्फिडेंस है कि अंत में पेट्रो हार मान लेगा, क्योंकि हंगर से वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता। उसे टिमोथी का सीक्रेट लेटर याद आता है। अगर लॉन्ग फोर्टेस कैप्चर हो जाता है तो रॉयल आर्मी उनके साथ मिलकर ट्रेटर रोलैंड को खत्म कर देगी। स्नो मेल्ट होने के बाद पूरा वेस्टर्न रीजन उसके कंट्रोल में आ जाएगा, ये उसका सपना है। तभी उसका नाइट पूछा है कि क्या उन्हें फॉलिन गन्स यानी कि जो हैवी वेपन्स हैं वो यूज करने चाहिए। जैगमी तुरंत अप्रूव कर देता है। उसे यकीन है कि फोर्टिस की छोटी गन्स उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। वो इमेजिन करता है कि पेट्रो का सिर रोलैंड को भेजना कितना सेटिस्फाइंग होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और होने वाली होती है। एक सबऑर्डिनेट आकर रिपोर्ट देता है कि बेस्ट पेयर पर कुछ स्ट्रेंज हो रहा है।
अजीब स्नोरिंग जैसी आवाजें आ रही हैं। जांच के लिए भेजी गई दो टीम्स वापस नहीं आई हैं। जैकमी एरोगेंस में इस रिपोर्ट को डिसमिस कर देता है और मजाक उड़ाता है। लेकिन उसका आदमी इंसिस्ट करता है कि इतनी तेज आवाज सिर्फ कोई टाइटन जैसा बड़ा क्रिएचर ही कर सकता है। ये साफ हो जाता है कि वो सोल्जर मजाक नहीं कर रहा था। उसी समय एक सैनिक हाथ में वर्निंग टॉर्च लिए आसपास देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। पूरा एरिया पिच डार्क हो चुका है और सबसे अजीब बात यह है कि कहीं भी कोई टॉर्च जलती हुई नहीं दिख रही। अचानक हवा गन फायर की गड़गड़ाहट से भर जाती है। लगातार फायरिंग और दुश्मन सोल्जर एक एक करके गिरने लगते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस रोलैंड बिब्डन का अटैक है, और इस बार उसके चेहरे पर प्योर रेज साफ दिख रहा होता है। जब एक सोल्जर भागकर जैकमी को पियर पर हो रही सिचुएशन बताने आता है, जैकमी गुस्से में उसी पर भड़क उठता है। वो इस रिपोर्ट को सीरियसली लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि रोलैंड हजारों सोल्जर के साथ आ गया है, इम्पॉसिबल। लेकिन सोल्जर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ड्यूक रैम्पर्ट के ट्रूप्स पर लगातार हैवी फायरिंग हो रही है। अंधेरे में काउंटलेस स्पार्क दिख रहे हैं और गन फायर एक पल के लिए भी नहीं रुक रही। जैकमी तुरंत पूछता है कि ड्यूक रैम्पर्ट कहाँ है, वायरे रोज और लीपिंग वुल्फ फैमिलीज का क्या हुआ। लेकिन जवाब और भी शॉकिंग होता है। ये सभी फैमिलीज अपने ट्रूप के साथ बैटलफील्ड छोड़कर भाग चुकी थी। ये सुनकर जैकमी फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसता है, लेकिन फिर भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता। वो खुद को कन्विंस करता है कि सोल्जर घबरा रहे हैं और लड़ने से मना कर रहे हैं, शायद डर के मारे पैनिक हो गए हैं। जैकमी लॉजिक देने लगता है कि गन पावरफुल हो सकती हैं, लेकिन उनकी रेंज लिमिट होती है लगभग 40 स्टेप। रोलैंड टाइम स्लो होता है, अरे सॉरी यार, रीलोड टाइम स्लो होता है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर वे सही टाइमिंग पर अटैक करें जब एनिमी रिलोड कर रहा हो, तो नाइट्स और सोल्जर चार्ज करके उन्हें रश कर सकते हैं। वो तुरंत ऑर्डर देता है कि शील्ड के पीछे एडवांस करो और फिलिस टीम को आगे लाओ। पीछे से गनमैन सपोर्ट देंगे। अब कुछ ही देर में एनिमी ट्रूप्स आगे बढ़ते दिखते हैं। उनके वेपन्स बड़े और डरावने जरूर लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ है कि वे अभी भी पुराने टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। हर शॉट फायर करने में काफी टाइम लगता है, फ्यूज को पूरी तरह जलाना पड़ता है। यानी जैकमी को अब लगता है कि उसके पास जीतने का मौका है, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला है। पुराने जमाने के बॉम्ब्स की तरह दुश्मनों की गन्स में टाइमिंग का कोई खास कंट्रोल नहीं होता, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रोलैंड की आर्मी इस वीकनेस का पूरा फायदा उठाती है। ट्रिगर दबाते ही रैपिड फायर शुरू, और इन फ्रंट लाइन के दुश्मन सोल्जर तुरंत ढेर हो जाते हैं। एनिमीज के एक के बाद एक लगातार बुलेट का शिकार होते एनिमीज एक के बाद एक लगातार बुलेट्स का शिकार होता जाते हैं, जबकि जैकमी जो होता है वो बस हेल्पलेस खड़ा ये सब देखता रह जाता है। उसके अंदर गुस्सा तो बहुत है, लेकिन सिर्फ एंगर से बैटल नहीं जीती जाती। आखिरकार वो अपनी फेट का सामना करता है, अपने मरे हुए सोल्जर के बीच जो उसके ब्लाइंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए मौत के मुंह में चले गए। बैटल खत्म होते ही प्रिंस रोलैंड सीधा कैसल के अंदर पेट्रो और उसके फादर के पास पहुंचता है। उसे देखते ही दोनों रिस्पेक्ट में घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन रोलैंड तुरंत उन्हें उठने के लिए कहता है। वो उनकी करेज की तारीफ करता है। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक रेजिडेंस किया और फोर्टेस को बचाने की पूरी कोशिश की। रोलैंड प्रॉमिस करता है कि जो रिवेल फैमिलीज हैं वो उनके एक्शन की पूरी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन पेट्रो गिल्ट से भरा हुआ था। वो खुद को ब्लेम करता है कि कैसल को प्रोटेक्ट न कर पाने का दर्द उसे तोड़ देता है, यहाँ तक कि वो रो पड़ता है। लेकिन रोलैंड उसे फर्मली रोकता है। वो कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपने मन में रोलैंड सच्चाई समझ चुका है कि पेट्रो बैटलफील्ड लीडर नहीं बल्कि वॉर उसके लिए नहीं बना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो यूजलेस है। वो मैनेजमेंट में स्ट्रोंग है, ट्रेड और अपॉर्चुनिटी समझने में नेचुरली स्किल्ड है। रोलैंड पहले से सोच रहा है कि पेट्रो को ऐसी पोजीशन दी जाए जहां उसकी रियल एबिलिटीज शाइन कर सके, जैसे कि लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स। वो पेट्रो को समझाता है कि ये जो विद्रोह हुआ था वो पूरी तरह से प्लान था, टॉप से लेकर ग्राउंड लेवल तक। एनिमीज ने रीजन में केओस फैलाया, लोगों के घर लूटे, सिविलियंस की हत्या की और कई फैमिलीज तबाह हो गई। लेकिन रोलैंड क्लियर करता है कि हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। वो ये भी मानता है कि पेट्रो के जो रेजिडेंस ने सिचुएशन को और ज़्यादा खराब होने से बचा लिया। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को उनकी ब्रेवरी के लिए सराहना करता है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी देता है, बैटल अभी खत्म नहीं हुई है।
रिवेल भाग रहे हैं और अब टाइम है काउंटर अटैक करने का। प्रिंस रोलैंड कसम खाता है कि कोई भी एनिमी जस्टिस से नहीं बचेगा, चाहे वो चारों रिवेल फैमिलीज के इलाके में छिपे हों या सीधा कैपिटल में। इस विद्रोह के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उसे जवाब देना ही पड़ेगा। राजकुमार अनाउंस करता है कि कल से फर्स्ट आर्मी लोंग सोंग फोर्टेस के बाहर निकलकर पूरे वेस्टर्न रीजन को कॉन्क्योर करेगी। जो भी नोवेल इसमें जरा भी हिचकिचाहट दिखाएगा उसका वहीं पर एंड कर दिया जाएगा। वो अपने कमांडर को क्लियर ऑर्डर देता है कि नेक्स्ट वीक तक पूरा वेस्टर्न रीजन यूनिफाइड होना चाहिए। आयरन एक्स सल्यूट करता है और ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, और सिर्फ वही नहीं, सारे सोल्जर खड़े होकर अपने प्रिंस को सल्यूट करते हैं। अब उनके लिए वो सिर्फ लीडर नहीं है, उनका ट्रू किंग बन चुका है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रेनी मीर पर, जहाँ पे मिधाकू का छोटा भाई, वही एरोगेंट इंसान जो वॉर में अपने घमंड की वजह से मारा गया था, रेनी को जैक्स ने जेल में डाल दिया है क्योंकि उसने प्रिंस के खिलाफ विद्रोह ज्वाइन करने से मना कर दिया था। रेनी पेट्रो का क्लोजेड फ्रेंड है, उसके लिए उस पर अटैक करना पॉसिबल ही नहीं था। सालों पहले जब ड्यूक रायन हारा था तब पेट्रोव ने ही रेनी को जेल से बचाया था। अब उसी दिन से रेनी ने फैमिली हेड बनने की एम्बिशन छोड़ दी और बस प्रिंस रोलैंड का नाइट बनने का सपना देखता रहा। अब जेल में बैठा रेनी समझ चुका है कि उसका भाई ने कितनी बड़ी गलती की है। तभी उसकी सिस्टर खाना लेकर वहां आती है और पहला सवाल पूछती है कि पेट्रोव कैसा है। क्लियरली उसे बहुत उसकी चिंता हो रही है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही पूरा महल हिलने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद बॉर्डर टाउन के सोल्जर वहां अंदर घुस आते हैं। आयरन एक्स उनके सामने खड़ा है, सीधा रेनी की तरफ देखता है। तुम ही हो रेनी? उसकी सिस्टर कंफर्म करती है। आयरन एक्स बताता है कि उसे प्रिंस रोलैंड ने पर्सनली भेजा है क्योंकि पेट्रोव उनसे मिलना चाहता है। अब सीन शिप यहाँ से कट होकर फिर से शिफ्ट होता है लोंगसोंग फोर्टेस में। प्रिंस एनिमी वेपन्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं और होनेस्टली वो गन्स कहलाने लायक भी नहीं है। ना ट्रिगर है ना फायरिंग मैकेनिज्म, बस मेटल पाइप्स हैं। प्रिंस सोच ही रहा होता है कि तभी आयरन एक्स और उसकी सिस्टर, यानी कि आयरन एक्स रेनी और उसकी सिस्टर को लेकर अंदर आता है। दोनों तुरंत वो करते हैं, लेकिन प्रिंस तो उन्हें उठाकर सीधे बात शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि पेट्रोव ने पहले ही गारंटी दी थी कि रेनी विद्रोह में शामिल नहीं होगा और अब ये प्रूव हो चुका है। फिर प्रिंस रेनी को हार्श ट्रूथ याद दिलाते हैं। उसका भाई के विद्रोह की वजह से काउंटलेस जो आम नागरिक थे वो मारे गए, 2 शहर डिस्ट्रॉय हो गए और पेट्रोव की फैमिली को ब्रूटली खत्म कर दिया गया।